ठीक है, चलो देखो एक बार, पिछले क्लास क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था हम लोगों ने, और क्वेश्चन नंबर 5 करने से पहले देयर आर सर्टेन बेसिक पॉइंट्स, एक बार उसको थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे ये सारा चीज वैसे तो फिजिक्स का है, बट मैथ्स में भी कभी कभी चाहिए होता है। देखो यहाँ पे सपोज करो कि कोई इस टाइप का मिरर है हमारे पास। ठीक है, ये मिरर है व्हाइट वाला। हाँ, एक बार कुछ लिखना मत, बस अच्छे से देखते जाओ। अभी लाइट सोर्स कुछ अगर मैं इसके सामने में सपोज करो कि यहाँ कहीं पे रख दूं एक लाइट सोर्स, तो वहां से क्या होगा कि एक रे आएगा। ठीक है ना, इस तरीके से ये जो रे आएगा इसको हम फिजिक्स में क्या बोलते थे? इंसिडेंट रे। ठीक है मेरे ख्याल। फिर ये मिरर से टकरा के रिटर्न चला जाएगा ऐसे। ठीक है ना, इसको क्या बोलते थे? रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। और इनके बीच में कुछ कुछ प्रॉपर्टी होता था। ठीक है ना, पहला प्रॉपर्टी ये होता था कि ये सपोज करो कि ऐसे आएगा इस डायरेक्शन में, और यहाँ स्ट्राइक करने के बाद में ये ऐसे इस डायरेक्शन में वापस चला जाएगा। ठीक है ना, और जिस पॉइंट पे ये मिरर के साथ में स्ट्राइक कर रहा है, ये टकरा रहा है, उस पॉइंट पर यू कैन ट्राई टू ड्रॉ परपेंडिकुलर इस तरीके से। ठीक है ना, इसको क्या बोलते थे बताओ? ये होता था 90 डिग्री पे, और इसको हम कहते थे नॉर्मल। क्या बोलते थे बताओ? नॉर्मल। ये 90 डिग्री पे होगा मिरर के साथ, और प्रॉपर्टी ये कहता था कि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे का बीच का एंगल उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का वैल्यू क्या होता है? हमेशा सेम। ठीक है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। देखो, ये जो व्हाइट वाला हॉरिजॉन्टल लाइन आपको दिखाई दे रहा है, दिस विल बिहेव एज मिरर फॉर यू। फिर किसी एक लाइट सोर्स से सपोज करो कि लाइट आएगा, यहाँ स्ट्राइक करेगा मिरर को, और ऐसे इस डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, जो सोर्स से डायरेक्टली मिरर की तरफ आ रहा है उसको बोला जाता है इंसिडेंट रे। स्ट्राइक करने के बाद में जिस डायरेक्शन में ये वापस चला जाएगा इसको बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे। और जहां ये स्ट्राइक कर रहा है वहां से अगर आप 90 डिग्री पे लाइन ड्रॉ करते हो तो उसको क्या बोला जाता था? नॉर्मल। और नॉर्मल हमेशा मिरर के साथ में कौन सा एंगल पे रहेगा? 90 डिग्री पे। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन का जो वैल्यू है वो हमेशा हर सिचुएशन में क्या रहेगा? इक्वल। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का वैल्यू हमेशा क्या रहेगा? इक्वल। क्लियर है मेरे ख्याल? ये प्रॉपर्टी हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में थोड़ा सा यूज भी करें। क्लियर है मेरे ख्याल में प्रॉपर्टी सारा का सारा? ओके, अब आप देखो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से। इन द फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स। ध्यान से देखते रहना, ये सपोज करो कि आपका PQ है और ये सपोज करो कि आपका RS, और ये दोनों का दोनों क्या है हमारे हिसाब से? मिरर। आगे बोल रहा है ये दे आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर। फोटो में दिख भी रहा है हम लोग को कि एक ऐसे है और एक बिल्कुल उसके सामने पैरेलली ऐसे प्लेस किया गया है। एंड इंसिडेंट रे AB मेरा इंसिडेंट रे ये वाला हो गया, स्ट्राइक्स द मिरर PQ एट B। ये PQ को B पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है और फिर किसी एक डायरेक्शन में वापस चला जाएगा, और ये नीचे वाले मिरर को फिर से स्ट्राइक करेगा और किसी एक डायरेक्शन में वापस ऐसे चला जाएगा। फाइनली हमको कुछ ऐसा प्रूव करना है शायद से कि AB वाला रे और CD वाला रे जो है ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल। ये हमारा क्वेश्चन। ठीक है, एक बार फिर बता देता हूँ। देखो, दो मिरर होगा आपके पास में पैरेलल। इस फोटोग्राफ में देखो ज्यादा क्लियर हो, ये एक मिरर हो गया आपका और ये एक और मिरर हो गया। ठीक है, दे आर पैरेलल टू ईच अदर। एक लाइट रे ऐसे आया, पहले मिरर से टकराया, फिर से मान लो कि इस डायरेक्शन में चला गया, यहाँ स्ट्राइक किया और फिर से इस डायरेक्शन में चला गया। फाइनली मेरे को ये प्रूव करना है कि जो एकदम शुरू वाला इंसिडेंट रे था और एकदम जो लास्ट वाला रिफ्लेक्टेड रे है, ये दोनों रे आपस में क्या होना चाहिए? पैरेलल। दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग एक काम करो पहले कि कॉपी के अंदर में ना ये वाला डायग्राम बना लो। ठीक है, या मैं भी एक नया डायग्राम बनाता हूँ, आप लोग इसको देखो धीरे धीरे, मेरे साथ साथ बनाते जाओ आप लोग। हाँ, जैसा मैं बना रहा हूं वैसे बनाने का ट्राई करना। ठीक, ये दो रे हो जाएगा हमारे लिए, इसका नाम हम लोग ले लेते हैं, मतलब दो मिरर हो जाएगा PQ, और ये हो गया PQ और नीचे वाला हो गया मेरे ख्याल में RS। फिर एक लाइट रे आया हमारे पास में AB, तो हम कह सकते हैं कि ऐसा कुछ AB आया हो, ये वाला पॉइंट A और ये वाला पॉइंट B। फिर ये आगे चला गया,
ये हो गया आपके लिए BC, और फिर मेरे ख्याल में वहां से भी स्ट्राइक करके ये और आगे चला जाएगा, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में CD, ऐसा कुछ। देखो यहां तक पहले ड्रॉ करो आप, ठीक है, और थोड़ा सा हो तो इसको शेड कर दें। थोड़ा सा ऐसे तीर वीर भी बना दो, AB इस डायरेक्शन में आ रहा है, BC इस डायरेक्शन में जा रहा है, और CD इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी इसमें हम लोग को और भी कुछ कुछ चाहिए होगा, बट वो मैं अभी नहीं बोलता हूँ बनाने के लिए, धीरे धीरे हम गिवन कंस्ट्रक्शन वगैरह लिखते हैं, जैसे जैसे लिखते जाएंगे वैसे वैसे बनाते भी जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखो आप गिवन, गिवन में लिखो पहला पॉइंट, गिवन में here PQ is parallel to RS, here PQ is parallel to RS, ठीक है। इसके अलावा लिखो AB strikes PQ at B, AB strikes PQ at B, AB strikes PQ at B, and BC strikes RS at C, BC strikes RS at C। गिवन के नाम पे तो हमारे पास में इतना ही है बस, ठीक है। आगे लिखो टू प्रूफ, इसमें लिखना AB पैरेलल CD, टू प्रूफ AB पैरेलल CD। फिर लिखो कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन में लिखो ड्रॉ दो लाइन बनाना है हम लोग को, एक आप लिखो BM ड्रॉ BM परपेंडिकुलर PQ, ड्रॉ BM, M आपका नीचे होना चाहिए यहां पे, हाँ, BM परपेंडिकुलर PQ कटिंग RS at M, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर PQ कटिंग RS at M, ड्रॉ BM परपेंडिकुलर PQ कटिंग RS and at M, and CN perpendicular RS and CN perpendicular RS cutting PQ at N, cutting PQ at N, ठीक है। ये एक बार थोड़ा सोच लो कि समझ में आया कि नहीं। हमने पहले क्या किया कि B पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, वो परपेंडिकुलर ऑपोजिट वाले मिरर को कहां जाके हिट कर रहा है, M पे, और फिर C पॉइंट से एक और परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हमने, और वो ऑपोजिट मिरर PQ को कहां जाके हिट कर रहा है, N पे, ठीक है। इसके बाद में एक छोटा सा ही प्रूफ है, पहले आप लोग को एक्सप्लेन कर लेता हूँ, फिर स्टेप बाय स्टेप लिखा दो। एक बार पहले अच्छे से बोर्ड पर देखो, यहाँ तक आप मेरे को क्या क्या बता सकते हो जो आपको पहले से अच्छे से पता है। पहला मेरे ख्याल में आप लोग को ये पता है कि PQ और RS आपस में क्या है, पैरेलल। प्लीज बी कॉन्फिडेंट एंड लाउड, PQ और RS आपस में क्या है, पैरेलल। ये AB हमारे लिए इंसिडेंट रे है कि रिफ्लेक्टेड रे है, इंसिडेंट। फिर ये वाला क्या है हमारे लिए, रिफ्लेक्टेड। और ये PQ मिरर के लिए तो रिफ्लेक्टेड है, लेकिन ये RS मिरर के लिए क्या है, इंसिडेंट। और फिर से ये जो CD लाइन है ये RS मिरर के लिए क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। हमको अल्टीमेटली प्रूफ क्या करना है, हमको प्रूफ करना है कि AB रे इज पैरेलल टू CD रे, ये प्रूफ करना है हम लोग को अल्टीमेटली, ठीक है। अब मैं प्रूफ आपको एक्सप्लेन करना बिगिन करता हूँ, आप बस 2-3 मिनट अच्छे से देखो, ध्यान से सोचते जाना। अभी नेक्स्ट जो भी मैं कर रहा हूँ ना, इसको कुछ भी आप लिखना विखना मत एक बार, हाँ। देखना जरा यहाँ पे, अगर मैं इस वाले एंगल को 1 बोलूं, इस वाले एंगल को 2 बोलूं, इस वाले एंगल को 3 बोलूं, इस वाले एंगल को 4 बोलूं, इसमें कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू माई कंस्ट्रक्शन मैंने क्या करा है, देखो मैंने इस एंगल को और इस एंगल को, इन दोनों एंगल को मैंने कितना एज्यूम कर लिया, 90 डिग्री।
और अकॉर्डिंग टू माई कंस्ट्रक्शन ये वाला एंगल यहाँ पे और इसके बगल वाला एंगल यहाँ पे, ये दोनों एंगल भी कितना है मेरे लिए 90 डिग्री, ठीक है। और अगर मैं इसको 1 मार्क करूं, इसको 2 मार्क करूं, 2 को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं, कौन सा पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट 2 है, हाँ, ये वाला पार्ट 3 और ये वाला पार्ट 4, ठीक है। तो एंगल 1 और एंगल 2 मेरे ख्याल में आपस में इक्वल होगा। रीजन बता सकते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में इक्वल होगा। रीजन बता सकते हो? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये सारा चीज मेरे पास में गिवन बतौर दिया हो। अब हमको प्रूव करना है कि ए बी इज पैरेलल टू सी, ठीक है। सो आई विल बिगिन द प्रूफ, आप ध्यान से देखते जाइए। सबसे पहले आई विल से एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, रीजन बीइंग एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सिमिलरली आई कैन से कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, इसका भी रीजन वही होगा, क्या बताऊं, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आया? क्लियर है मेरे ख्याल? अब आप देखना कि मैं कुछ कह रहा हूं, ये राइट है कि नहीं राइट है, आपके हिसाब से आप वो बताना है मेरे को। एंगल पी बी एम is equals to angle, I will say BMC। आराम से टाइम लो, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं, सोच के बताओ कि ये राइट होगा कि रॉन्ग। राइट, ये रॉन्ग, क्यों राइट? देखो मैं समझाता हूं और आप बताना कि आपको समझ आया कि नहीं। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है, थोड़ा और जोर से और कॉन्फिडेंटली बताओ, पैरेलल। फिर से मैं मार्क कर दूंगा, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। अब इस सिचुएशन में ये जो लाइन है ये किसके तरह एक्ट करेगा, ट्रांसवर्सल। और ये अगर ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या होना चाहिए, ऑल्टरनेट एंगल। क्या होना चाहिए बताओ, ऑल्टरनेट एंगल। तो यदि ये 90 डिग्री था तो इसका वैल्यू भी कितना रहेगा, 90 डिग्री। तो ऑल्टरनेट एंगल की वजह से ये लोग दोनों क्या होगा, इक्वल। आप देख लो PBM इस एंगल का बात चल रहा था, और क्या लिखा हुआ बताओ, BMC इस एंगल का बात चल रहा था। तो ये लोग तो ऑल्टरनेट पोजीशन पे है ना, और इसमें से एक आदमी अगर 90 डिग्री हो रखा है तो दूसरा आदमी भी कितना हो, 90 डिग्री। तो जो मैंने लिखा है आप लोग इसको कॉपी मत करना, लिखवा दूंगा मैं ठीक से, पहले मैं कंप्लीट कर लूं अपने प्रूफ। PBM इक्वल्स टू एंगल BMC, रीजन क्या होगा, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है ना, क्लियर है मेरे ख्याल में, ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड देयरफॉर आई कैन से कि एंगल BMC इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट नहीं था, कंस्ट्रक्शन में आई वाज जस्ट सेइंग कि ये 90, बट ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से अगर ये वाला 90 आया तो ये वाला भी कितना हो जाएगा मेरे लिए, 90। देखो ये रहा प्रूफ है, समझ में आया पक्का। उसके बाद में मैं क्या देख रहा हूं, आप थोड़ा देखो ध्यान से, कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों इक्वल हो गए, क्योंकि ये वाला अभी 90 मिला मेरे को, और ये वाला चीज तो कंस्ट्रक्शन में पहले से 90 बोला हुआ था। लेकिन इन दोनों एंगल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये दोनों एंगल का जो लोकेशन है ना, वो मेरे को ऐसा लगता है कि करेस्पॉन्डिंग एंगल का लोकेशन, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू दिस लाइन एंड दिस लाइन। मानो कि ये एक लाइन है, सोचना थोड़ा ध्यान से, और ये एक लाइन है, और ये लाइन है ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट कर रहा है। तो ये एंगल का और ये एंगल का जो पोजीशन है वो कौन सा पोजीशन होगा, करेस्पॉन्डिंग एंगल का पोजीशन होगा। और इन लोग दोनों का वैल्यू क्लियरली कितना हो गया, इक्वल, 90 डिग्री, ठीक है ना। तो अगर करेस्पॉन्डिंग पोजीशन का एंगल का वैल्यू हो जाएगा सेम, तो जो दोनों का दोनों लाइन है उनको आपस में क्या होना पड़ेगा, पैरेलल। मतलब ये वाला परपेंडिकुलर और ये वाला परपेंडिकुलर, पहले हमको नहीं पता कि पैरेलल होगा कि नहीं, लेकिन अब ये वाला चीज लिखने के बाद में मेरे पास में दो फैक्ट है। एक फैक्ट है कि ये 90 डिग्री, दूसरा फैक्ट है कि ये 90 डिग्री। और इन दोनों का लोकेशन अगर आप चेक करोगे इस पिंक वाले लाइन के कॉन्टेक्स्ट में, तो इन दोनों लाइन के कॉन्टेक्स्ट में आप अगर इसको ट्रांसवर्सल मानते हो तो ये पोजीशन और ये पोजीशन, ये दोनों पोजीशन कौन सा पोजीशन है, करेस्पॉन्डिंग एंगल का पोजीशन। और अगर करेस्पॉन्डिंग एंगल का वैल्यू हो जाता है इक्वल, तो दोनों इन्वॉल्व लाइन क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल। मतलब लाइन पैरेलल है तो करेस्पॉन्डिंग पोजीशन का एंगल इक्वल होगा, और करेस्पॉन्डिंग पोजीशन का एंगल इक्वल है तो लाइंस क्या होगा, आपस में पैरेलल होगा। क्लियर है मेरे ख्याल। अब आप देखो कि अगला लाइन हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि BMC तो 90 हो गया, ये वाला 90 हो गया, देयरफॉर एंगल BMC इज इक्वल्स टू एंगल NCS, ठीक है ना, और इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये वाला अभी हमको प्रूफ करके 90 डिग्री मिला, और ये वाला मेरे कंस्ट्रक्शन से ही 90 डिग्री है, ठीक है ना। अब दोनों एंगल की इक्वल होने की वजह से हम बोल पाएंगे कि भाई ये लोग जो है, ये लोग तो करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। थोड़ा इसका प्रूफ जो है वो दिमाग खराब करता है स्टूडेंट लोग का, ठीक है। आप बस पेशेंस रखना, कोशिश करना कि समझो सारा चीज, ठीक है। देखो क्लियर है यहाँ तक।
अगला लाइन हम लोग का ये होना चाहिए कि बट दे आर व्हाट करेस्पॉन्डिंग एंगल्स, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देयरफॉर कौन से लाइन के मतलब रेस्पेक्ट में करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ये वाला लाइन और ये वाले लाइन के मतलब रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो देयरफॉर में क्या बोल सकते हैं बताओ कि ये दोनों लाइन क्या होना चाहिए आपस में पैरेलल। कौन सा लाइन पैरेलल हो जाएगा, BM बिकम्स पैरेलल टू व्हाट, NC या CN जो भी बोल, ठीक है। यहां तक आया समझ। अब BM, हाँ BM देखो बेटा ये रहा, आपको अभी भी मिला कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है ना। तो ये एंगल इस लाइन और इस लाइन के रेस्पेक्ट में इसको ट्रांसवर्सल मानने से ये दोनों पोजीशन, कौन सा पोजीशन, करेस्पॉन्डिंग एंगल का पोजीशन इक्वल, तो वो लोग हो गए। और अगर करेस्पॉन्डिंग पोजीशन का एंगल इक्वल हुआ है मतलब लाइंस को आपस में क्या रहना पड़ेगा, पैरेलल। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि BM पैरेलल टू क्या हो जाएगा, C, ठीक है मेरे ख्याल में यहाँ तक। अब आप क्या करो कि BM और CN पे ही फोकस करो, ठीक है ना। ये रहा आपका BM और ये रहा आपका CN। अभी अभी आपको पता चला है कि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल। अब इसको रुकने दो, फिर मैं कुछ दिखाता हूं। देखो ये लाइन पहले नहीं पता था कि पैरेलल है, अब पता है कि पैरेलल है, ठीक है। तो इन दोनों के कॉन्टेक्स्ट में यदि इसको ट्रांसवर्सल मानते, ठीक है ना, तो आप एंगल 2 और एंगल 3 पे क्या कमेंट कर सकते हो, ये बताओ कि एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या हो, इक्वल। देखना ध्यान से, BM CN ट्रांसवर्सल, तो एंगल 2 एंगल 3 मेरे ख्याल में तो इक्वल, रीजन बीइंग अल्टरनेट एंगल्स। बोलो आया समझ के नहीं आया समझ। फिर रिपीट कर रहा हूं एक बार, देखो अभी भी पता चला कि BM और CN आपस में क्या है, पैरेलल। और इनके पैरेलल होते हुए यदि आप इसको ट्रांसवर्सल मानते हो तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा आपके, अल्टरनेट एंगल्स। तो एंगल 2 और एंगल 3 क्या होना चाहिए आपस में, इक्वल। तो हम देखो इसके अगले लाइन में क्या लिखेंगे कि देयरफॉर एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 3 अल्टरनेट एंगल्स, मतलब इन दोनों लाइन के करस्पॉन्डिंग ये लोग अल्टरनेट एंगल। फिर हमको पता है कि कोई भी इक्वेशन के दोनों तरफ हम अगर चाहें तो हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई फर्क तो इससे पड़ता नहीं, ठीक है। तो आप देखो अगले लाइन में आप क्या लिख सकते हो कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल 3, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई कर, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 को किसमें चेंज कर सकते हो बताओ, एंगल 2 प्लस एंगल 2, दिस इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। ये मेरे कोई काम का चीज नहीं, एंगल 2 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 3। लेकिन शुरू में ये जो पड़ा हुआ है ना मेरे पास में, इसको अगर मैं थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व कर लूं तो मेरे बहुत काम का चीज वहां से निकल जाएगा। एंगल 2 वाज इक्वल्स टू एंगल 1, तो 2 एंगल 2 है ना आपके पास, आप एक को एंगल 1 से रिप्लेस कर, क्योंकि दोनों इक्वल है तो रिप्लेस तो कर ही सकते हो। तो यहाँ क्या मिल जाएगा बताना सर, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एक को चेंज कर, और 3 और 4 भी आपस में इक्वल, एक को उसमें भी चेंज कर सकता हूं, और चेंज करके क्या मिलेगा बताओ, दिस इज इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। अब ये एक बहुत ही भयानक रिजल्ट है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल। देखना ध्यान से, यहाँ सोचते हैं कि लोग कहाँ लाई करेगा, देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपको इक्वल मिलेगा। देखो ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज सेम एज एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज सेम एज एंगल 3 प्लस एंगल, ठीक है। अब इनका सेम होना ये कैसे पॉसिबल है, देखो ये तभी पॉसिबल है जब ये लाइन और ये लाइन आपस में हो पैरेलल, और ये वाला लाइन एक्ट कर रहा हो उनके लिए ट्रांसवर्सल की तरह। तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, ऑल्टरनेट पोजीशन का एंगल, मतलब ऑलरेडी ऑल्टरनेट पोजीशन का जो एंगल है उसका वैल्यू मुझे इक्वल मिल गया, ठीक है। और ऑल्टरनेट पोजीशन का एंगल अगर इक्वल है आपस में तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ द लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। और ये कौन से लाइंस के कॉन्टेक्स्ट में ऑल्टरनेट एंगल होगा, तो AB और CD के कॉन्टेक्स्ट में ये ऑल्टरनेट एंगल। तो फ्रॉम हियर आई कैन से कि बट दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स and this is possible only when AB is parallel to CD, and hence we can say कि AB is parallel to CD, ठीक है। तो ये इसका छोटा सा प्रूफ यहाँ के कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। क्लियर है मेरे ख्याल में। अब यहाँ से डायरेक्टली हम क्या क्लेम कर सकते हैं कि अल्टीमेटली दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स एंड दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन AB is parallel to CD, ठीक है ना। अब लिखना स्टार्ट करो, लिखो प्रूफ। सबसे पहले लिखो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 and angle 3 equals to angle 4, angle 1 equals to angle 2 and angle 3 is equals to angle 4। एक साथ ही लिख दो, angle 1 equals to angle 2 and angle 3 equals to angle 4।
साइड में रीजन देना, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और इसको मार्क कर लो आप इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। आगे लिखो, नाउ एंगल PBM, एंगल PBM is equals to एंगल BMC, एंगल BMC, ठीक है, एंगल PBM is equals to एंगल BMC, साइड में रीजन दो, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है, नीचे लिखो देयरफॉर एंगल BMC is equals to 90 डिग्री, देयरफॉर एंगल BMC is equals to 90 डिग्री। अच्छा, BMC को 90 डिग्री क्यों बोल पाओगे आप, क्योंकि PBM ऑलरेडी 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना, और अगर दोनों का दोनों इक्वल हो गया तो BMC का वैल्यू पे कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। हाँ डायरेक्टली, हाँ ये तो 90 डिग्री हो ही जाएगा, लेकिन इसको 90 डिग्री बोलना उतना उचित नहीं रहेगा, दिखा दोगे तो अच्छा, ठीक है। आगे लिखो, नाउ एंगल BMC is equals to, now angle BMC is equals to angle NCS, angle NCS is equals to 90 डिग्री, is equals to 90 डिग्री। एक बार 2 मिनट के लिए बोर्ड पर देखो, फिर से समझा देता हूं कि क्या हुआ। ये एंगल 90 डिग्री होगा, कंस्ट्रक्शन में पता चला हमको, फिर ये ऊपर वाला नीचे वाला पैरेलल है, तो ये पोजीशन किसका है, ऑल्टरनेट एंगल, तो वो यदि 90 है तो इसको भी क्या होना पड़ेगा, 90। फिर हमने ऑब्जर्व किया कि यार ये भी 90 है, ये भी 90 है, ठीक है ना, और ये दोनों जो है वो पिंक वाले लाइन के कॉन्टेक्स्ट में कौन सा एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, और दोनों इक्वल भी है, तो दोनों पिंक वाला लाइन को आपस में क्या होना पड़ेगा, पैरेलल। अब ये वाला बात लिखिए, आगे लिखो, बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, बट दे आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। नीचे लिखो, देयरफॉर BM पैरेलल CN, therefore BM parallel CN, BM parallel CN, ठीक है, क्लियर मेरे ख्याल में। आगे लिखो, hence angle 2 is equals to angle 3, hence angle 2 equals to angle 3। अब देखो BM पैरेलल CN से एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 कैसे होगी, एक बार और ऑब्जर्व कर लो इसको, ताकि मन एकदम क्लियर रहे आपका। ये BM, ये CN पैरेलल तो हो गया ये लोग। अब यदि इसको आप क्या मान लेते हो, ट्रांसवर्सल, तो आपको इमीडिएटली मिलेगा कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, ऑल्टरनेट एंगल्स, इसीलिए एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3। आगे लिखो, अच्छा ब्रैकेट में ये मेंशन भी कर दो, ये वाला चीज, ऑल्टरनेट एंगल्स। दिस एम्प्लाइज 2 times angle 2, this implies 2 times angle 2 is equals to 2 times angle 3. This implies angle 2 plus angle 2 equals to angle 3 plus angle 3. Angle 2 plus angle 2 is equals to angle 3 plus angle 3. This implies angle 1 plus angle 2 is equals to angle 3 plus angle 4. Angle 1 plus angle 2 is equals to angle 3 plus angle 4. अब आप देख लो एक बार कि आपको अल्टीमेटली ये मिला क्या है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। लेकिन ये AB और CD के कॉन्टेक्स्ट में कौन से पोजीशन का एंगल है, ऑल्टरनेट पोजीशन का, कंसीडरिंग BC एज आवर व्हाट, ट्रांसवर्सल। तो यदि ऑल्टरनेट पोजीशन का एंगल हो गया है इक्वल, तो लाइंस को भी क्या होना पड़ेगा आपस में, पैरेलल। आगे लिखो, बट दे आर alternate angles, but they are alternate angles. Hence AB parallel CD. Hence AB parallel CD. अब देखो इसके साथ में एनसीईआरटी का सारा एक्सरसाइज से क्वेश्चन तो हो गया खत्म। नेक्स्ट हम लोग मूव ऑन कर रहे हैं एग्जांपल्स की तरफ। एग्जांपल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको अच्छे से समझ के रखना है, ठीक है। लिखो, हेडिंग लिखो, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, एनसीईआरटी एग्जांपल्स, ठीक है। इसमें भी कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, एकदम बच्चा वाला, कुछ एक दो क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा सा है, उस पर बात करेंगे हम लोग। करूं, स्टार्ट करूं? पहला क्वेश्चन देखो, ये बहुत टफ क्वेश्चन है, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों से हो जाएगा। देखो एक करें,
नहीं नहीं, क्वेश्चन बुक में मिल जाएगा आपको, बना सकते हो। वैसे पहले मैं बोलूंगा कि सोल्यूशन के बारे में सोच लो थोड़ा सा, ठीक है, समझ में आ जाए तो फिर बना भी लेंगे। रेडी? इजी है कि बहुत टफ है? बहुत ज्यादा ही इजी। अब देखिए कि एंगल POR और एंगल ROQ का रेशियो आपको दिया हुआ 5:7। POR कहाँ है और ROQ कहाँ है वो देखो। ROQ और POR ये दोनों एंगल, ये वाला और ये वाला, दोनों का रेशियो अपने को कितना दिया हुआ? 5:7, ठीक है ना। और सिंस क्वेश्चन में ही बोला हुआ है कि PQ अपने आप में क्या होगा? स्ट्रेट लाइन, तो ओवरऑल ये जो कंप्लीट एंगल इसका वैल्यू कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। और दोनों का रेशियो कितना बताया हुआ है मेरे को? 5:7। तो एक को मान लूंगा 5x, दूसरे को मान लूंगा 7x, और 5x + 7x का आंसर कितना होना चाहिए? 180। सॉल्व हो गया वहां से। लिखो, ये लिखने से पहले बना लो इसको, साइड में बनाओगे। सुनो, लिखो, जिनका जिनका नहीं हुआ बाद में बना लेना। लिखो अभी, लेट एंगल POR is equals to 5x, एंगल POR is equals to 5x, और एंगल ROQ is equals to 7x, and एंगल ROQ is equals to 7x, ठीक है। नीचे लिखो, बट PQ is a straight line, but PQ is a straight line. Therefore, angle POR plus angle ROQ is equals to 180 degree. Is equals to 180 degree. This implies 5x plus 7x is equals to 180 degree. This implies 12x equals to 180 degree. This implies x equals to 15 degree. This implies x equals to 15 degree. चलेगा यहां तक? अच्छा, यही आंसर है कि और करना पड़ेगा मेहनत हम लोग को? थोड़ा मेहनत और करना पड़ेगा। लिखो, सबसे पहले तो लिखो देयरफॉर एंगल POR is equals to एंगल POR is equals to, वो कितना था? 5x। तो ये क्या हो जाएगा बताओ? 5 × 15 दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच? 75 डिग्री। और एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 7 × 15, और मेरे ख्याल में 105 डिग्री। एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 105 डिग्री, ठीक है। और आपको बस यही दो ढूंढना है कि सारा ढूंढना है? सारा ढूंढना है। तो अगले लाइन में लिखूं, नाउ एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 75 डिग्री। फिर से रिपीट कर रहा हूं, एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल SOQ इज इक्वल्स टू 75 डिग्री, ठीक है। रीजन क्या दोगे? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है, VOA। अगले लाइन में लिखो, एंगल ROQ इज इक्वल्स टू एंगल POS, एंगल ROQ इज इक्वल्स टू एंगल POS इज इक्वल्स टू 105 डिग्री। और इसका भी रीजन देना, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। क्लियर मेरे ख्याल में? अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। देखो इसको, पढ़ लो अच्छे से, सोच लो, और फिर बात करते हैं। करो इसको, रीड करो फटाफट, सोचो कैसे हो सकता है। और रीड करते करते डायग्राम भी बना ही लो। देखो ध्यान से देखो, बहुत इजी। सबसे पहले देखो ये सब क्या बोला कि रे OS स्टैंड्स ऑन अ लाइन PQ। इसका मतलब ये कुछ बोल रहा है कि एक PQ लाइन होगा और उसके ऊपर कोई एक रे है OS, ऐसे स्टैंड करता है, ये वो बोलना चाहता है। आगे बोलता है कि रे OR एंड OT आर एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल POS एंड SOQ। अब देखिए, ये आपका लाइन है, ये आपका रे है, तो एक एंगल है यहाँ पे POS और एक एंगल है यहाँ पर SOQ, ठीक है ना। POS का एंगल बाइसेक्टर होगा OR। एंगल बाइसेक्टर होने का मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। और सिमिलरली दूसरा जो एंगल बाइसेक्टर है, मैं दिखा रहा हूँ, इसको रुकने दो। हाँ, दूसरा एंगल हो गया SOQ, इसका एंगल बाइसेक्टर है OT, यानी कि ये एंगल और ये एंगल का वैल्यू भी क्या होना चाहिए? आपस में इक्वल। ऐसा क्वेश्चन हमको बोल रहा है। इसके अलावा क्वेश्चन हमको एक और बात बोल रहा है कि एंगल POS, यानी कि यहां देखो POS, इस पूरे का वैल्यू कितना बताया मेरे को? x। और मुझे पूछ रहा है कि एंगल ROT, इसका वैल्यू कितना?
ठीक है, अब मैं इसको पहले यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, फिर लिखने का काम हम लोग कर लें। आप ध्यान से सोच सोच के मेरे को बताते रहे। यदि ये वाला पोर्शन सच्ची में x, तो कैन यू टेल मी कि ये वाला पोर्शन कितना होगा? मेरे को ऐसा लगता है कि 180 माइनस एक्स, क्या बोलते? क्योंकि ये जो लाइन है ना, ये वाला पी क्यू, ये अपने आप में क्या है? स्ट्रेट लाइन। तो ये कंप्लीट एंगल कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, जिसमें से कि ये वाला पार्ट कितना है क्वेश्चन के हिसाब से? x, तो जो बचा हुआ पार्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 180 माइनस एक्स। क्लियर है कि कन्फ्यूजन है इसका? क्लियर है पक्का? फिर आप मेरे को बताओ कि आरओ लाइन जो है वो कोई एरा गैरा आदमी कि बहुत स्पेशल आदमी? बहुत स्पेशल आदमी। कौन है वो? बाइसेक्टर। कौन है वो बताओ? बाइसेक्टर। अगर बाइसेक्टर है तो वो उस पूरे एंगल का क्या कर देगा? आधा आधा कर देगा, ठीक है ना। और यदि आधा आधा कर देगा तो इस बात को हम थोड़ा सा यहाँ लिख लेते हैं। आधा आधा अगर करेगा तो ये पोर्शन कितना होगा बताओ मेरे को? प्लीज सब लोग थोड़ा वोकली बताओ, अच्छा लगेगा। ये कितना होगा बताओ? x/2। और ये वाला पोर्शन भी कितना होगा? x/2। कोई इश्यू तो नहीं आ रहा है इसमें? चलेगा। और ये पूरा का पूरा यदि 180 माइनस एक्स था तो ये पोर्शन कितना होगा? 180 माइनस एक्स, x/2। और ऊपर वाला ये पोर्शन भी कितना हो जाएगा? ये वाला, ये भी हो जाएगा 180 माइनस x/2। आया समझ? आपको कौन सा एंगल चाहिए था बताओ? आपको चाहिए था ROT। ROT किधर है? देखो ROT ये वाला है। तो ROT का मतलब क्या हो जाएगा? ये पूरा एंगल। आया बात समझ? उसका एक हिस्सा कितना मिला आप? x/2। और दूसरा हिस्सा कितना मिला आप? 180 माइनस x/2। तो जो आपका आंसर है वो क्या होना चाहिए? x/2 प्लस 180 माइनस x/2। सॉल्व करोगे तो बाई 2 कॉमन आ जाएगा। x प्लस 180 माइनस x, x गया है यहाँ से, और 180/2 सॉल्व करने पे कितना आता है? ये आपका आंसर। देखो आया समझ के नहीं आया समझ? रिपीट करूं कि हो जाएगा? एक बार फिर से बोल देता हूं, देख लो सब सारा अच्छा क्वेश्चन है। ये पोर्शन x था, वैसे एक और फोटो है मेरे पास, ये पोर्शन x था और ये पोर्शन ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 180 माइनस एक्स, ठीक है ना। ये वाला जो लाइन है वो बाइसेक्टर था इसका, एंगल बाइसेक्टर, इसीलिए आधा x/2 आधा x/2। और ये वाला जो लाइन है वो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर था, तो आधा पोर्शन 180 माइनस x/2 और बाकी पोर्शन का भी वैल्यू कितना हो जाएगा? 180 माइनस x/2। और फिर हमको अल्टीमेटली क्या चाहिए था? तो हमको चाहिए था ROT, विच इज मेड अप ऑफ दिस एंगल एंड दिस एंगल। इस एंगल का वैल्यू ऑलरेडी मेरे को दिख रहा है कि x/2 है, और दूसरे एंगल का वैल्यू मुझे कितना दिख रहा है? 180 माइनस x/2। तो अल्टीमेटली पूरे एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? इन दोनों का सम, और जैसे ही जोड़ोगे x कट जाएगा, 180/2 कितना आ जाएगा आपके पास में? 90। क्लियर है मेरे ख्याल? लिखो पहले, लिखो गिवन। गिवन में लिखो POQ is a line, POQ is a line and OS is a ray, and OS is a ray, and OS is a ray। ठीक है, आगे लिखो OR and OT, OR and OT are angle bisectors, OR and OT are angle bisectors of angle POS, of angle POS and angle SOQ, and angle SOQ respectively, and angle SOQ respectively। ठीक है, आगे लिखो गिवन में यहाँ कि एंगल POS is equals to x, एंगल POS is equals to x। नेक्स्ट लिखो टू फाइंड, टू फाइंड कि फाइनली आपको ढूंढना क्या? टू फाइंड, इसमें लिखना एंगल ROT, एंगल ROT, टी 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 फॉर तमिलनाडु, एंगल ROT। आगे लिखो नाउ, नाउ सबसे पहले लिखो कि एंगल POR is equals to एंगल ROS is equals to x/2, एंगल POR is equals to एंगल ROS is equals to x/2। बोर्ड पर एक बार देख भी लो, देखो तो ये समझ में आ रहा है कि नहीं? ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल का बाइसेक्टर है ये वाला लाइन,
और पूरे एंगल का वैल्यू कितना बताया हुआ हमको x, तो ये आधा हिस्सा x/2 और ये आधा हिस्सा भी कितना हो जाएगा x/2, वही चीज हमने लिखा है। ठीक है, आगे लिखो अगेन, हाँ बाइसेक्टर का मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड। आगे लिखो अगेन एंगल SOQ is equals to 180 minus x, एंगल SOQ is equals to 180 minus x। ये क्यों बोल रहे हैं देखो यहाँ पे, SOQ मतलब ये एंगल हो गया, ये वाला पूरा पार्ट कितना था हमारा x, तो ये जो बचा हुआ पार्ट है उसका ओवरऑल पूरा वैल्यू कितना होगा 180 माइनस x। अगले लाइन में लिखो कि एंगल SOT is equals to एंगल TOQ is equals to 180 minus x upon 2, 180 minus x upon 2। ये एक्सप्लेन करो कि समझ में आ गया, देख लो एक बार फिर भी। ये पूरा एंगल था, ये लाइन उसका बाइसेक्टर है, तो पूरा एंगल यदि 180 माइनस एक्स है तो आधा आधा कितना हो जाएगा 180 माइनस x/2 और 180 माइनस x/2। आगे लिखो नाउ एंगल ROT, बोर्ड से देख लो आप क्या बोलना चाहता हूं मैं, एंगल ROT। कैन यू टेल मी कि ROT कौन सा एंगल का सम होगा यहाँ से? नहीं, वो तो बाद में बेटा, पहले नाम बताओ। ROT इज इक्वल्स टू, हाँ सही कह रहे हो आप लोग, ट्राई करो, ROS प्लस क्या, एंगल SOT। अब ROS का वैल्यू आपके पास आ रखा है ये वाला, SOT का वैल्यू आ रखा है ये वाला, कॉपी कर दो। देखो अगला क्वेश्चन देखो, सोचो तो कैसे कर सकते, देखो सोचते हैं एक बार, डायरेक्टली तो नहीं कर पाओगे, ठीक है ना, आपको करना क्या पड़ेगा कि यहाँ पे आपको बहुत सारा रे दिखाई दे रहा हो, किसी भी एक रे को आपको उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सटेंड कर, नॉट नेसेसरी कि आप OQ को ही करो, आप OP को भी कर सकते हो, OR को भी कर सकते हो, OS को भी कर सकते हो, किसी एक को एक्सटेंड करने से आपका आंसर आ जाए, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा साफ सुथरा जो है वो OQ को प्रोड्यूस करने से समझ में आता है। एक बार पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, अब देखना ध्यान से। यहाँ पे मान लो कि ऐसा कोई एक रे ऐसे बना लेते हैं इस तरह, ठीक है, ध्यान से सोच, अब मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। हाँ, अगर इस रे को सच्ची में ऐसे पीछे की तरफ प्रोड्यूस कर लेते तो ये जो पूरा का पूरा लाइन आएगा ये अपने आप में स्ट्रेट लाइन होगा कि नहीं होगा कि नहीं होगा? एक रे पहले उस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा था और एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने एक और लाइन प्रोड्यूस कर लिया, ये एक और रे प्रोड्यूस कर लिया। तो अब ये जो ओवरऑल जो भी कुछ बना है, इस पॉइंट को मैं कुछ नाम भी दे देता हूँ, लेट्स से कि ए नाम दे देता हूँ, ठीक है ना। तो AOQ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, बोलो, AOQ आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और AOQ अगर स्ट्रेट लाइन है तो ध्यान से सोचना आप एक बार कि AOQ के ऊपर वाला ये सारा एंगल मिला के कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। सिमिलरली ये नीचे वाला सारा एंगल मिला के क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है ना। और ऊपर वाला 180 डिग्री, नीचे वाला 180 डिग्री, सब मिला के कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। वही प्रूव करना है, आया बात समझ? तो लिखो, हाँ बना लो, डायग्राम ही बना लो। बाकी गिवन में लिखो कि OP, OQ, OR एंड OS आर 4 rays। OP, OQ, OR एंड OS आर 4 rays। OP, OQ, OR एंड OS आर 4 rays। फिर लिखो टू प्रूफ एंगल POQ, OP, OQ, OR एंड OS आर 4 rays। ये गिवन हो जाएगा आपका। टू प्रूफ में लिखो एंगल POQ प्लस एंगल QOR प्लस एंगल SOR प्लस एंगल POS इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। फिर लिखो कंस्ट्रक्शन प्रोड्यूस। एक बात बताओ क्या बोलना चाहिए मुझे, OQ या QO? Q प्रोड्यूस QO अप टू A, हाँ वो भी चलेगा। प्रोड्यूस QO अप टू A, प्रोड्यूस QO अप टू A। नीचे लिखो नाउ, या नाउ नहीं मतलब प्रूफ लिखता हूं कंस्ट्रक्शन के बाद में। प्रूफ में लिखो, सबसे पहले ऐसे लिखना कि एंगल AOP प्लस एंगल POQ, एंगल AOP
प्लस एंगल POQ, एंगल AOP प्लस एंगल POQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन 1। ठीक है, आगे लिखो। इसका कुछ रीजन दे के, रीजन नहीं देने से भी होगा, समझ में आ गया आपको। वैसे स्कूल के लिए मेरे ख्याल में लिख ही दो, क्या पता इसके लिए मार्क्स कट जाए। ऐसा लिखो, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, लीनियर पेयर भी कह सकते हो इसको नीचे वाले में, लेकिन लीनियर पेयर नहीं बोल पाओ क्योंकि नीचे वाले में 3 आदमी आ गए। ठीक है, इसीलिए ज्यादा सेफ स्ट्रेट एंगल ही रहता है, क्यों तो परेशान होना है लीनियर पेयर लिख के। ठीक है, स्ट्रेट एंगल। आगे लिखो अगेन, एंगल AOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। और ब्रैकेट में फिर से रीजन दो, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। ठीक है, डन मेरे ख्याल। आगे लिखो नाउ, एंगल नहीं सॉरी, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 implies, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 implies एंगल AOP प्लस एंगल POQ प्लस एंगल AOS प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 180 प्लस 180। देखो ये समझ में आएगा नहीं, कुछ नहीं किया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का ऐड करना था ना, तो सारा LHS का कंपोनेंट सारे LHS के कंपोनेंट में ऐड कर दिया, और सारा RHS का कंपोनेंट सारे RHS के कंपोनेंट में ऐड कर दिया। चलेगा यहाँ तक। तो बस एक छोटा सा कैच है कि सच्ची में ये आपका प्रूफ रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ। मेरे को लगता है, देखो आप समझना है यहाँ पे। हाँ, POQ मिला आपको, मेरे ख्याल में मिल गया POQ, कोई दिक्कत नहीं। QR मिला आपको, मेरे ख्याल में मिल गया आपको QR, कोई दिक्कत नहीं है। SOR मिला है आपको, मेरे ख्याल में मिल गया SOR, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे था POS, बट आपके पास में है AOP और AOS। ठीक है ना, लेकिन अगर आप AOP और AOS को ध्यान से देखोगे तो ये एंगल मिला के क्या हो जाएगा, POS। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, इनको कंबाइन कर देंगे, और कंबाइन करके वी विल राइट दिस एम्प्लाइज एंगल POS प्लस एंगल POQ प्लस एंगल SOR प्लस एंगल ROQ इज इक्वल्स टू 360, इज इक्वल्स टू 360। हेंस प्रूव्ड, ये प्रूव करना था हमको। ठीक है, चलो आज यहाँ रुक जाएंगे।